हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड जो आपका थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है यानी कि सामाजिक अध्ययन, आज जो है उसकी आपकी अति लघु उत्तरी की पार्ट 4 की क्लासेस होने वाली है। ठीक, पार्ट 4 यानी कि हमने अब तक बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा, फिर अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखें। आज उस इसकी अंतिम क्लास है। ठीक है, 175 तक हमने डिस्कस किया था, तो ये आज आपकी चौथी क्लास है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी है, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य का नाम बताइए। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में जो है सबसे जो अधिक सड़क है वो किस राज्य में है, तो वो आपके महाराष्ट्र में है। ठीक, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, और संसद आपका किससे किससे मिलके बना हुआ है वो पता ही होगा, राष्ट्रपति प्लस आपका राज्यसभा प्लस आपका लोकसभा, ये तीनों जब मिलते हैं तभी आपका संसद होता है। संसद की ये तीन अंग है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है? यानी जो आपका जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किन किन स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं किस किस कंडीशन में या किस किस स्थिति में बुलाया जाता है। तो देखिएगा, जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए और ठीक, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार किया गया हो, यानी कि जो कोई विधेयक होता है जब उसको एक सदन में पारित किया जाता है फिर वह जब दूसरे सदन में जाता है, वहां पे अगर ठीक दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया। ठीक, दूसरा है आपका, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप में असहमत हो गए हों। यानी जो विधेयक है उसमें जो आपके विधेयक पर जो संशोधन किए जा रहे हैं उसके प्रति दोनों सदन अगर बिल्कुल अंतिम रूप में असहमत है तब भी आपका संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। ठीक, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। यानी इन तीन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन आपके राष्ट्रपति जो है वो बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आपका जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है? तो जो आपका धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, ये आपका आंसर होगा हाँ। यानी जो धन विधेयक के संबंध में जो निर्णय होता है वो लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। अगला है आपका, क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती है? तो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो आपके जीवी मावलंकर थे। ठीक, कौन? जीवी मावलंकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में आपके 25 न्यायालय हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता लिखिए। यानी आपके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता तो यही होनी चाहिए कि वो आपके भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो है वो 62 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आयकर किसे कहते हैं? ठीक, आयकर किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो आयकर क्या है कि यह प्रत्यक्ष कर है, यानी जो इनकम टैक्स होता है ये आपका डायरेक्ट टैक्स यानी यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक, जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। ठीक है, यह सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया था।
व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त रहता है। आपका जो आयकर है यानी जो इनकम टैक्स होता है ये एक आपका प्रत्यक्ष कर है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक। जो क्या होता है कि जो हर एक पर्सन की यानी हर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है ना उस पे टैक्स लगाया जाता है और सबसे पहले 1950 ईस्वी में ये लगाया गया था। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त होता है यानी कि आपकी जो पर्सनली जो इनकम होते हैं उसका कुछ जो पार्ट होता है ना वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। क्या होता है वो? टैक्स फ्री होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। यानी आपका पूछ रहा है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो देखिएगा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, ठीक। जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, भूमि कर हो गया। यानी कि जिस पर्सन के ऊपर यानी डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है वो आपका प्रत्यक्ष कर हो गया। जैसे मान लीजिए आप का जो इनकम है इस पे जो टैक्स लगाया जा रहा है वो आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर है। यानी ये क्या है कि ये प्रत्यक्ष कर है। निगम कर यानी कि जैसे कि सिटी एरिया में या फिर आपके शहरों में क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स बनी होती है उनका भी टैक्स लगता है, जैसे कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे बनता है ना उसका भी टैक्स लगता है, ठीक। आपके भूमि कर भी होते हैं तो ये आपके क्या होते हैं? डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और आपके इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक। आपने कोई सामान खरीदा तो उसमें वो है आपका जो जीएसटी यानी जो टैक्स होता है वो इंक्लूड होता है, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? तो प्रवाल भित्ति क्या है इसको समझिएगा। छिछले समुद्र में बना बहुत छोटा जीव मूंगा प्रवाल पाया जाता है। इसके मरने पर शरीर के अंश एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं और ये समुद्र तट के निकट दीवार सी बना देते हैं, इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रवाल भित्ति क्या होता है कि समुद्र में, ठीक, छोटी छोटी आपके मूंगा होते हैं, जब वो मर जाते हैं ना तो उनकी जो बॉडी होती है यानी बहुत अवशेष जो होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे वो एक ऊंचा आपका दीवार बना देता है, तो वही आपकी प्रवाल भित्ति कहलाती है। आपका ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मर्रे व डार्लिंग नदियां कहाँ बहती है? मर्रे व डार्लिंग नदियां कहाँ बहती है? तो आपका जो मर्रे व डार्लिंग नदियां है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समझिएगा, जो मेडागास्कर द्वीप है वो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है, ठीक। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंदी महासागर में स्थित है। फिर से समझिएगा, आपका जो मेडागास्कर पठार है वो आपका मेडागास्कर द्वीप जो है वो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। और आपका जो मेडागास्कर द्वीप है ये इसके मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैगा वन किसे कहते हैं? तो आपका जो टैगा वन है, टैगा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वन के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वन किसे कहते हैं? तो जो आपका टुंड्रा वन है वो बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं, यानी जो टुंड्रा वन है ये हमेशा बर्फों से ढका होता है। और गर्मी के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे मांस या लाइकेन, मांस क्या होता है, ये जो काई होता है ना वही, तो यहाँ पे मांस या लाइकेन उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका माउंट केटू है, यानी आपका गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक। अगर आपका विश्व का पूछे तो जो हिमालय होता है वो हिमालय पर्वत वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि ये कहाँ पे स्थित है? आपके नेपाल में स्थित है,
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संचार के दो साधनों के नाम लिखिए। यानी भारत में संचार के दो साधन के नाम लिखने हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। पहला है आपका समाचार पत्र और दूसरा है आपका दूरदर्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताइए। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। ठीक, और आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा के जो सदस्य हैं इनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। तो आपका जो राज्यसभा है ये आपका इस सदन, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो जो आपका राज्यसभा है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक, कितने दिनों तक, 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं। तो समझिएगा, यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसे त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है। यानी कि अगर जो आपका सामान्य निर्वाचन होता है उसमें अगर किसी भी दल को, ठीक, सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसी को त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिएगा, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को खत्म करके आपके नीति आयोग को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के बारे में बताइए। तो समझिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्री परिषद के बारे में पूछ रहा है तो हमारा जो संविधान है इसके अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए या कुछ सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ठीक, और जो आपका मंत्री परिषद का हेड होता है ना, यानी जो मुख्य होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होते हैं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। यानी प्रधानमंत्री को और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो जो है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मंत्री परिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। तो देखिएगा, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यानी अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपके पास कि आप या तो राज्यसभा या लोकसभा के आप सदस्य हो। ठीक, यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनाना अनिवार्य है। देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जो है वो क्या है कि किसी न किसी सदन का वह सदस्य हो। ठीक, यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक, नहीं तो उसे
अपना पद छोड़ना होगा। यानी कि सबसे पहले क्या है कि उसको अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो सबसे पहले वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो। अगर नहीं भी है तो वो 6 महीने के अंदर वो सदस्य बन जाए। नहीं तो क्या होगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका जो मंत्री परिषद है वो संसद के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर तो वह कर, ठीक, जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है वो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर और मनोरंजन कर, ये सब आपके क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन है, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपका जो आयकर होता है यानी इनकम टैक्स होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? मनोरंजन कर हो गया आपका, व्यापार कर हो गया, उत्पादन कर, ये सब आपके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन कर का उदाहरण क्या है? तो आपके मनोरंजन कर का उदाहरण है, यानी मनोरंजन कर जो है वो आपके अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आय के स्रोत बताइए। तो आपका जो केंद्र सरकार के आय है, आय का स्रोत है वो तो सबसे पहले आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, जायदाद कर हो गया, उपहार कर हो गया, सीमा कर हो गया, ये सब आपके केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 कार्य बताइए। तो संविधान में संशोधन का अधिकार, ठीक, दूसरा संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ये आपके संसद के 2 कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, 1 मिनट। अध्यक्ष का कार्य बताइए। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका कार्य बताना है। तो पहला कार्य क्या है? धन विधेयक को प्रमाणित करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है और जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकता है? तो जो आपके दीवानी के मुकदमे होते हैं, फौजदारी के मुकदमे होते हैं, राजस्व के मुकदमे जो होते हैं वो आपके उच्चतम न्यायालय जो है अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन मुकदमों को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सहारा डेजर्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? तो आपके सवाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान कौन है? तो अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास का मैदान है वो वेल्ड है और उष्ण घास है वो आपका सवाना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी है जो आपका, वो है आपकी नील नदी। ठीक, जो आपकी, अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर कौन है? तो आपका जोहान्सबर्ग है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपके स्वर्ण नगर से फेमस है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। तो प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, कर वसूली व्यय, ऋण सेवाएं, ये सब आपके केंद्र सरकार के
व्यय के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के आय के स्रोत बताइए। तो भूमि कर, कृषि, आयकर, राज्य उत्पादन कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, वनों से आय, मनोरंजन कर, सिंचाई, सड़क, जल परिवहन, ये सब आपके क्या है, राज्य सरकार के आय के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। तो शिक्षा पर व्यय, कृषि पर व्यय, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, पशुपालन, चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि, ये सब आपके क्या है, राज्य सरकार के व्यय के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि लिखिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1 अप्रैल 1951 से लेके आपके 31 मार्च 1956 तक थी, यानी 5 वर्ष तक की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी? तो वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पंपास कहाँ का घास का मैदान है? तो आपका जो पंपास है वो दक्षिणी अमेरिका यानी अर्जेंटीना में है, यानी आपका जो पंपास है वो दक्षिणी अमेरिका के घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन पीछे हो गया और भारत आगे हो गया। ठीक, ये आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरी झील का नाम बताइए। तो विश्व का जो सबसे गहरी झील है वो आपका बैकाल झील है, जो कि एशिया में है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो पामीर का पठार जो तिब्बत में है वो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि, तो देखिएगा, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों द्वारा घिरे हैं, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के खेल का मैदान क्या है? यूरोप के खेल का मैदान क्या है? तो आपका जो स्विट्जरलैंड है उसको यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत आपके इटली को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? इटली को कहते हैं। तो देखिएगा, आज हमने अति लघु उत्तरी के जितने भी प्रश्न है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। देखिए, यहाँ पे समझाने वाले कोई प्रश्न है ही नहीं, फैक्ट क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ज्यादा समझाया जा नहीं सकता है। तो कल की क्लास में हम हिंदी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसका स्टार्ट करेंगे? हिंदी की सीरीज को शुरू करेंगे। हिंदी के बाद फिर आपका संस्कृत का सीरीज स्टार्ट होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।